हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लाइफ एजुकेशन सेंटर। आज आप लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में। इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या हो रहा था वो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, इसके बाद सम, विषम, भाज्य, अभाज्य इतने प्रकार की हो रही थी। आज हम लोग इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्राकृत संख्या यानी कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि अगर आप किसी संख्या का प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको कोई वस्तु दे दिया गया, बोला गया कि इसको गिनिए, तो आप जैसे काउंट करते हो वही हमारी प्राकृत संख्या होती है। जैसे मान लीजिए जिस संख्या का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं कि अगर आपको कोई वस्तु दे दिया गया, यानी बहुत सारा आपसे बोला गया कि उसको आप काउंट करो, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4, यानी कि जो 1 2 3 4 है, जैसे आप काउंट कर रहे हो वही हमारी क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है ये सब। इसके बाद इस पे नोट में हम लोग लिखेंगे, नोट नंबर 1, कि जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित, यानी कि जो नेचुरल नंबर होता है उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल N से। इसमें दूसरा नंबर हम लोग नोट में लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, यानी कि जो 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है। तीसरा नंबर नोट लिखेंगे कि जो प्राकृत संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित का मतलब कि जो प्राकृत संख्या होता है उसका वो निश्चित नहीं होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही होती है। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर आप प्राकृत संख्या में ही यदि शून्य को शामिल कर दोगे, यानी कि जो आप अभी प्राकृत संख्या पढ़े हो उसी में अगर शून्य को शामिल करने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर आप लोग प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्या प्राप्त होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे
मान लीजिए 0, और इसके बाद ये जो प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यानी कि अगर प्राकृत और पूर्ण में अगर अंतर पूछा जाए तो मात्र 0 का ही है। जो प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है, इन दोनों में मात्र यही अंतर है। इसके बाद अगर हम नोट में एक चीज़ लिख लेंगे कि सबसे, या फिर ये लिखते हैं कि पूर्ण संख्या के समुच्चय को, पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्या होता है उसके समुच्चय, यानी कि जितने भी पूर्ण संख्या, जैसे कि यहाँ पे आप इसको ये भी लिख सकते हो W बराबर 0 1 2 3 4 5 6। इसके बाद दूसरा नंबर नोट लिखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। मतलब अब 0 से छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है। हम लोग का तीसरा नंबर था पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में हम लोग कह रहे थे इंटीजर्स। यानी अगर आप प्राकृत संख्या और यानी कि पूर्ण संख्या रहेगा और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक संग्रह को, यानी कि जैसे पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े 1 2 3 4 5 ये सब पढ़े, और इसमें तो प्राकृत संख्या होती है, लेकिन प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को, ऋणात्मक मतलब कि इसमें प्लस वाला भी रहेगा और माइनस वाला भी, प्लस भी और माइनस भी, प्लस भी माइनस भी प्लस, तो ऐसे सब संग्रह को हम कहेंगे कि वो क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे कि पूर्ण संख्या मतलब 0 के साथ, है ना, पूर्ण संख्या में तो 0 होता ही है, तथा प्राकृत संख्याओं के, पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों, यानी कि मान लीजिए पूर्ण संख्या उसमें रहेगा ही, और जो प्राकृत संख्या होती है उसको ऋणात्मक, यानी कि प्राकृत संख्या 1 2 3 ये सब तो होती है, इसके ऋणात्मक मतलब कि इसमें माइनस लगा के, यानी कि पूर्ण संख्या तथा प्राकृत संख्या के ऋणात्मकों के संग्रह को, संग्रह मतलब कि जैसे आप उन सबको इकट्ठा करेंगे, संग्रह को क्या हम कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक यानी मान लीजिए कि जो पूर्ण संख्या रहेगा तथा जो प्राकृत संख्या होती है उसको ऋणात्मक चिन्ह लेना है, क्योंकि एक चीज़ तो है कि जो आप पूर्णांक लोगे इसमें तो प्राकृत संख्या आएगा ही, और इसके साथ साथ इस पर हमको ऋणात्मक को भी लेना है। तो ऋणात्मक ये प्लस वाला इसमें तो पहले से रहेगा, और इसमें इसे ऋणात्मक को भी लेना है, तो इसे हम क्या कह देंगे, पूर्णांक कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हो डॉट डॉट -3 -2 -1, इसके बाद 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी कि यहाँ से ये माइनस की तरफ भी चलेगा और इधर से वो प्लस की तरफ भी, यानी कि जैसे -3 हुआ तो -4 -5 ऐसे इधर जाएगा, और जैसे 4 5 6 7 उधर जाते रहेगा। इसके बाद लिखेंगे इसमें नोट में नोट नंबर 1 कि पूर्णांक को या पूर्णांकों के समुच्चय को W नहीं Z, W तो हमारा पूर्ण संख्या होता है और जो पूर्णांक होता है वो हमारा Z होता है। पूर्णांकों के समुच्चय को Z से प्रदर्शित
करते हैं। दूसरा नंबर नोट आपका रहेगा कि जो 0 से यानी कि जो शून्य है, शून्य से छोटे पूर्णांक को, शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक, जो शून्य आपको यहाँ पे दिख रहा है इससे छोटा मतलब -1, -2, -3 यानी कि शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और यदि शून्य से बड़ा रहेगा, जैसे कि शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक तथा शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक, यानी कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो शून्य से छोटा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे शून्य से छोटा -1, -2, -3 ये सब आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तथा जो शून्य से छोटा मतलब बड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर पे हम लोग लिखे थे सम संख्या, सम संख्या। वैसे सम संख्या इन्हीं सब के जो आप तीनों पढ़े उसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम लोग कहते हैं इवन लिखोगे कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कह देंगे, तो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, जो 2 से तो पूरी तरह विभाजित हो ही जाएगा एक बार में। 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 6, 8 मान लीजिए 122, इसके बाद आपका 3, 8, 9, 0, यानी ये सारी जो संख्याएं हैं ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अगला जो है आपका 5 नंबर, वो है विषम संख्या। पाँच नंबर जो आपका है विषम संख्या। विषम संख्या मतलब कि वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई संख्या आप लोग लिखे जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1, 2, 9 ले सकते हो, 7, 7, इसके बाद 1, 1, 1 इत्यादि। ये सारी संख्या को यदि आप 2 से विभाजित करोगे तो ये विभाजित नहीं होगा, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद आता है हम लोग का भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब समझिए कि यदि कोई संख्या
एक से विभाजित हो रही है और स्वयं से विभाजित हो रही है, मतलब एक और स्वयं से विभाजित हो रही है और इन दोनों के सिवा किसी और से भी विभाजित हो जा रही है। लिखेंगे यदि कोई संख्या एक तथा स्वयं के सिवाय किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखती कि 4 हुआ, इसके बाद 6। अगर 4 की बात करेंगे तो ये एक से तो विभाजित होगा ही, स्वयं से भी विभाजित होगा और इन सब के सिवा एक दूसरी संख्या 2 से विभाजित होती है। और मान लीजिए 6 की बात करते हैं तो 6 आप देख रहे हो कि 1 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी और इसके सिवा 2 अंक से विभाजित होगी। एक तो 2 से भी विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है, मतलब कि एक और स्वयं से विभाजित होने के सिवा किसी और से भी विभाजित हो गई, इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। और सारी भी जैसे मान लीजिए आप 10 लिख दिए, इसके बाद आप चाहे तो 60 इत्यादि, इसको भी आप चेक कर सकते हो। ये 1 से, इसके बाद 10 से, 1 से और स्वयं से तो विभाजित हुई ही, इसके सिवा 2 से भी हो जाएगी और 5 से भी। अगर इसके बात करेंगे तो 1 से और 60 से तो होगी। अब इसके सिवा और सारी से भी करती है, जैसे 2 से कट जाएगी, 3 से हो जाएगी, इसके बाद 6 से, यानी कि इन सब के सिवा और सारे से भी ये विभाजित हो जा रही है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। एक जो हमारा लास्ट संख्या आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि लिख सकते हैं कि जो संख्या एक तथा स्वयं के सिवा, जो संख्या एक तथा स्वयं के सिवा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी केवल या तो वह एक से विभाजित होगी या फिर स्वयं से विभाजित होगी, उसे हम लोग कैसी संख्या बोल देंगे? तो अभाज्य संख्या। जो संख्या एक तथा स्वयं के सिवा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए आपका 3 हुआ, तो 3 को आप चेक करोगे तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके सिवा किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि 2 हुआ, यहाँ से देखिएगा 2, तो ये 1 से, इसके बाद 2 से, इसके सिवा किसी और से यह नहीं विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या हो गई। मान लीजिए कि 17 हुआ, तो ये 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, इसके सिवा किसी और से विभाजित नहीं होगा, इत्यादि। आज हम लोग का जितना भी संख्या था, जितने भी हम लोग के सिलेबस में था, वो सारा फिनिश हुआ। इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में अपना अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज हल करेंगे और आज यहीं तक रहने दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।